जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया के सबसे रिच देश नॉर्वे, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरेबिया अपने सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए टैक्स के बिना पैसा कमा रहे हैं। नॉर्वे का जो फंड है वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और तेमसिक ने सिंगापुर के लिए हर साल 14% से भी ज्यादा जो रिटर्न है वो दिया है। और अब भारत भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है और प्लान कर रहा है कि एक $50 बिलियन का एक सॉवरेन फंड जनरेट किया जाए, भारत सॉवरेन वेल्थ फंड के नाम से, और जिसे इन्वेस्ट किया जाए और परमानेंट जो नॉन टैक्स इनकम है वो बन सके। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है, क्या उसके लिए ये सही समय है, और क्या हम इसको 2047 का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, या एक फिस्कल फैंटेसी। कई सारे बड़े सवाल हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, उमेश जी, $50 बिलियन का कॉपस, जब हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है अभी भी 5.1% के आसपास है, क्या हम सही कदम उठा रहे हैं? क्या ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर कर रहे हैं? किस तरह का ये कदम है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए अंबर जी, हम ये जो आपने फंडिंग की बात की है, ये जो स्ट्रेटेजिक वेल्थ फंड है, सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये भारत सरकार ने अभी सोचा है कि $50 बिलियन का एक फंड क्रिएट किया जाए, जिसके द्वारा हम एक तरह से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे एनर्जी में, क्रिटिकल मिनरल्स में, टेक्नोलॉजी में। और कोई भी एक तरह से सेक्टर है जो नेशनल इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंस में है, तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने बरोबर बताया है कि जैसे तेमासेक है जो 14% एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है। उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ $274 मिलियन से, और आज एक तरह से मतलब 50 साल में उसकी जो आज का जो पोर्टफोलियो साइज है, इट इज अराउंड $335 बिलियन। और अभी भी देखिए बहुत सारे बड़े बड़े फंड्स है, जैसे ये चाइना का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, वो $1.5 ट्रिलियन का है। फिर बाद में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, वो $1 ट्रिलियन का है। जो नॉर्वे का पेंशन फंड है वो है $1.78 ट्रिलियन। और ग्लोबली 90 देशों के अंदर ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है वो $13.7 ट्रिलियन मैनेज करते हैं। इंडोनेशिया ने भी अभी अपना सॉवरेन वेल्थ फंड लॉन्च किया है, और वो $20 के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, तो उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व बनाया था। तो ये सब चीज डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं, वो भी वहां पे सॉवरेन वेल्थ फंड जैसा बना रहे हैं। अभी अमेरिका ने भी जो उनकी जो प्राइवेट कंपनी है इंटेल में 10% स्टेक लिया है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने भी सोचा है कि हमें भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, हमें भी एक $50 बिलियन का स्टार्टिंग में एक फंड बनाने की जरूरत है। आपने बरोबर बताया कि ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, फिस्कल डेफिसिट होने के बाद हम इसकी फंडिंग कैसे करेंगे? देखिए, सरकार की होल्डिंग है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जिसमें लिस्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी है, अनलिस्टेड भी है। और उसके अलावा हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी यूज कर सकते हैं, या बजटरी अलोकेशन से भी कर सकते हैं। देखिए, एक और एक चीज है, भारत सरकार भी ये क्या कर सकती है, छोटा छोटा फंड सब में से लेके एक स्पेशल अंडरटेकिंग बना सकती है, जिसके अंदर ये एक तरह से वो जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उसको 50 बिलियन का कॉर्पस के साथ स्टार्ट कर भी सकती है। ये प्रपोजल लास्ट ईयर भी भारत सरकार ने सोचा था। इसका हम्म। जो तर्ज होगा इनिशियली मैनेज किया जाएगा, जिसके अंदर एक तरह से ये जिसके अंदर जो फंड मैनेजर्स रहेंगे इस फंड के लिए, वो देखेंगे कि भारत के ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको लॉन्ग टर्म के अंदर जो लॉन्ग टर्म हमारा इंटरेस्ट है उसको केटर कर पाते हैं, ऐसे एसेट्स में लेकिन इन्वेस्ट किया उमेश जाएगा। जी, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम तेमसिक की बात करें तो वहाँ पर जो भी मैनेजमेंट होता है वहाँ पर प्रोफेशनल्स करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और डेट टिपिज्म ये सारी चीजें भी बहुत है। तो क्या हम उस जाल से निकल पाएंगे और वाकई में जो ये कॉर्पस है उसका इस्तेमाल सही से हो पाएगा?
सही इन्वेस्टमेंट जहाँ पर हमें बेटर रिटर्न्स मिले फॉर द फ्यूचर ऑफ कंट्री? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने टाइम एंड अगेन ऐसे प्रपोजल्स को अपोज ही किया है। अभी नहीं है, पहले हुँ, से भी इन्होंने आज से 20-25 साल पहले भी ये प्रपोजल आया था। उस समय भी इन्होंने अपोज किया था। और कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, उनको अगर हम अच्छी तरह से पेमेंट करें और उनको इंटीग्रिटी के वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको आप लेके आइए। और एक और एक चीज़ है, $50 बिलियन का फंड मैनेज करने के लिए आपको पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। आप एक तरह से बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो फंड है ना, अगर किसी मैनेजर के पास में आ जाए, उसको अभी लग रहा है कि जैसे अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपॉर्च्युनिटीज है, तो अब्रॉड के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईवी व्हीकल्स में भी ईवी व्हीकल्स वाली इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, एआई, हाइड्रोजन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स ओवरसीज भी हम कर सकते हैं। देखिए, एक तरह से ये भारत के अंदर भारत की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने वाला है और इसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो काम अगर सिंगापुर में हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये समझ में नहीं आता है। हाँ, मानता हूँ कि अभी एक तरह से इसमें आरबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट होना होना पड़ेगा, सेबी भी इन्वॉल्व होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, तो पूरा कंसेंसस बनेगा। देखिए, एक तरह से एक अच्छा भी है कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स रखे जाएँगे, डेलिब्रेशंस होगा, ताकि एक फुल प्रूफ एक तरह से सिस्टम बनाया जाए, जिसमें ये $50 बिलियन जो हैं, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा। जो सिंगापुर ने 273 मिलियन को 335 बिलियन बना दिया, सोचिए। 1974 में स्टार्ट किया, 51 साल के अंदर उन्होंने 273 मिलियन को 335 बिलियन बना दिया। तो भारत भी कर सकता है। और एक और एक चीज़ है, आज का ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये एक रिक्वायरमेंट भी है। टेमासेक है और बाकी सब का जो क इवन सऊदी अरेबिया में देख लीजिए, सऊदी अरेबिया में भी उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स करके वो वहाँ पे अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करती है। वो पाकिस्तान, मलेशिया में एग्रीकल्चर लैंड्स बाय कर लेती है। जितनी भी पैदावार होती है, इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर फूड सिक्योरिटी। तो भारत भी कर सकता है अगर ये स्पेशल अंडरटेकिंग बन जाता है। जो हमारा सॉवरेन वेल्थ फंड है, इसके थ्रू हम ओवरसीज हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, पोर्ट्स, सबको हम बिड करके हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। एक तरह से रेवेन्यू स्पिनर होगा। भारत सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलेगा और भारत सरकार अपना डेफिसिट फंड कर पाएगी। ये एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है और एक तरह से रेवेन्यू स्पिनर भी है। ओके, लेकिन उमेश जी अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि पैसा मिलेगा एसेट मोनेटाइजेशन और जो भी लीकेजेस प्लग इन करेंगे उसको करके। पर क्या ये जो सोर्सेज हैं और जो वाकई में मतलब ये सारी चीज़ें रियली मतलब इन रियलिटी ऑन ग्राउंड हम सारी चीज़ों को हम दे पाएंगे? और क्या हम नए फंड के लिए जो पुराने स्कीम्स हैं, वो जैसे कि आप कह रहे थे कि अलग अलग वहाँ से फंड्स निकाले जाएँगे, तो क्या उन जो एक्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो एसेट्स पड़ा है, उसको आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर पाएँगे और हुँ, धीरे-धीरे वो जो शेयर्स हैं, वो एक जिस एंटिटी में ट्रांसफ़र कर पाएँगे, उसका कलेक्टिव एक मोनेटाइज़ेशन वैल्यू मिलता है। आज उन एसेट्स के ऊपर हम ओवरसीज़ एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक नया अपॉर्च्युनिटीज़ मिलता है, जैसे आपके घर में अगर समझ लीजिए ₹10 लाख आपके बैंक में आइडल पड़ा है या समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो आप उसको मोनेटाइज़ करके आप नया काम भी चालू करके फिर उसके अंदर देखिए आप क्या कर रहे हो, आप ओवरसीज़ में एक एसेट्स बना रहे हो, आप हुँ, खर्चा नहीं कर रहे हो, ठीक है? हुँ, अगर बाय चांस आप समझ लीजिए आपका घर है, आप अपने घर को यूज़ करके अपनी फैक्ट्री में कुछ काम करवाते हो, तो एक तरह से आप उधर एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करोगे, आप उसको खर्चा नहीं करोगे, दिस इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और भारत सरकार ने ऑलरेडी कुछ डिकेड पहले एक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड भी बनाया था, जिसकी जो कॉर्पस थी 20,000 करोड़ थी, मतलब $2 बिलियन से। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसकी मोडालिटीज़ के बारे में मालूम है
इसमें क्या होगा, यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स भी हम कर पाएंगे। जैसे तेमासेक है, जैसे कैनेडियन पेंशन फंड्स है, नॉर्वेजियन फंड्स है, वो भारत के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टेड है। तो कहीं तो ना कहीं उमेश जी, क्या ये जो फंड होगा, अभी आप बोल रहे हैं कि कहाँ कैसे-कैसे इन्वेस्टेड है, तो क्या जो ग्लोबल जो रिटर्न्स रहेंगे उसी में इन्वेस्ट किया जाएगा, या फिर जो नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं उसके लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी, रेयर अर्थ और टैक्स जो एसेट्स हैं उसमें इस तरह से जो फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? देखिए, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स है, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, फिर यूरेनियम माइंस है, कोई ना कोई तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फंड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पे आपको कंट्रोल चाहिए तो वहां पे भी आप कर सकते हो। आपको मालूम है कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री कोई टेक्नोलॉजी बनाती है तो आप उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो। कहीं समझ लीजिए आपको सकलेन ऑयल फील्ड में इन्वेस्ट करना है रशिया में, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और भी एआई का रिलेटेड कोई कंपनीज हो या हाइड्रोजन एनर्जी के रिलेटेड कोई कंपनी हो, आप बहुत सारे जी। एवेन्यूज है जो सनराइज सेक्टर्स है जिसमें ग्रोथ पॉसिबल है। तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारा आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो और वहां पे आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं आपको, ये भी बता देता हूँ। जी। तो उमेश जी, जैसा कि सिंगापुर ने अपनी एसओईज के प्रॉफिट से को टेमासेक में डाला और वहां से बड़ा एक एम्पायर बना लिया, क्या हम भी अपने पीएसयूज के स्टेक्स ट्रांसफर करके इस तरह का कोई मॉडल वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, वैसा मॉडल हम खड़ा कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज कुछ और उतना बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंगापुर का मॉडल हमारे सामने है? देखिए अमर जी, अगर आप वो एक मैंने आपको न्यूज़पेपर कैप्शन भी भेजा था, वो भी आप लगा दीजिए, तो हमारे दर्शक भी देख पाएंगे कि कितना ये एक तरह से बहुत ही अच्छा मॉडल है जिसमें भारतीय सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू भी मिलेगा। देखिए, लोगों को टैक्स करके तो आप पैसा कमा रहे हो, बट बहुत सारी कंट्रीज है जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वहां पे टैक्सेस नहीं है। वहां पे जो एसेट्स हैं, जो कमाई होती है, उसको एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है और उसको रख के आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ टेमासेक नहीं है, यूएई के भी जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, सऊदी है, नॉर्वेजियन है, कैनेडियन है, सब जो ओवरसीज कंट्रीज में बहुत सारे पेंशन फंड्स है, बहुत सारे सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, वो काम कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न्स भी कमा रहे हैं। और ये इसी के कारण उनके पास कॉर्पस भी अच्छा बन चुका है। देखिए, 14 ट्रिलियन डॉलर्स, 13.7 ट्रिलियन डॉलर्स 90 कंट्रीज में मैनेज हो रहा है। ये एक तरह से सॉवरेन वेल्थ फंड जो है, एक तरह से नया मेथड है जिसमें देश अपनी एक अर्निंग्स जो होती है उसको फ्यूचर इनकम को सिक्योर करने के लिए वो एक तरह से ये फंड बनाती है, इन्वेस्टमेंट करती है ताकि हम इसको एक तरह से हम इसको यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर पाए और इससे टैक्स अगर समझ लीजिए हमारे इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हमको रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आप 50 बिलियन आप समझ लीजिए रफली अराउंड मेरे ख्याल से 1 बिलियन होता है 9,000 करोड़, ठीक है? तो 50 बिलियन अगर आप देखें तो 4.5 लाख करोड़ होता है। अगर समझ लीजिए 10% भी अगर ये रिटर्न देता है अपने को, तो साल का 45,000 करोड़ हमको रिटर्न्स मिल रहा है। तो ये 45,000 करोड़ एक तरह से भारत सरकार को मिलेगा, जिसमें वो एक तरह से देश के अंदर जो डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्स है, कोई भी सब्सिडी देना है, कोई भी मतलब राहत प्रोवाइड करना है, उसके लिए यूज़ कर सकती है। तो मेरे हिसाब से भारत सरकार को इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए और धीरे-धीरे एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। जिससे क्या होगा, भारत के जो स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट है, जो दूरगामी स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट है, वो सिक्योर होंगे। फ्यूचर में हम अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाते रहेंगे। देखिए, टेमासेक ने क्या किया था, $274 मिलियन डाला था, $335 बिलियन बना दिया था। तो बहुत ही एक तरह से उन्होंने एक तरह से जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है, उन्होंने बाहर किया है, हमें भी वैसे करने की ज़रूरत है। उमेश जी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाएंगे? आज बीजेपी सरकार है, कल अगर कोई और सरकार आती है, तो क्या ये फंड उसी तरह से सस्टेन कर पाएंगे? सरकार इन सारी चीजों को सस्टेन कर पाएगी? कंटिन्यूटी को लेकर सवाल है। देखिए, इसके लिए तो मैंने बोला ना, आरबीआई है, सेबी है और फिनांस मिनिस्ट्री है, तीनों साथ में मिलके ऐसा कोई सिस्टम बनाएँगे जिसको फुल प्रूफ रहेगा।
इसका कोई मतलब नहीं है कि भले ही कोई सी भी सरकार हो, कल अगर अरविंद केजरीवाल की भी सरकार आएगी तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देश के इंटरेस्ट की बात है। और अगर इसके कोई मापदंड होंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसके ऐसा ही नहीं होगा कि किसी भी फंड मैनेजर अपनी मनमर्जी से कुछ कर पाएगा। उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल्स रहेगा, उसको भी एक मापदंड दिया जाएगा कि ये सेक्टर्स है, इस पैरामीटर्स में मीट करता है तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपने मनमर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, ये देश का पैसा है। अब उमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मनमर्ज़ी से तो तय नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड रहेगा, इसके इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न्स जो होंगे वो पार्लियामेंट से होंगे या सीएजी के और सीएजी के अंडर आएँगे, या फिर ये एक पैरेलल एक एम्पायर बन जाएगा जहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है और वो एक सिस्टम उसका अलग होगा या नहीं होगा, मतलब देखिए, क्या? ये मल्टी एजेंसी के कंट्रोल में रहेगा, ओवरसाइट में रहेगा। आरबीआई भी इन्वॉल्व होगा, फिनांस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगा, सेबी भी इन्वॉल्व होगा, सीएजी भी इन्वॉल्व होगा। तो कहीं ना कहीं मल्टी एजेंसी होने से कोई भी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा। देयर विल बी रेगुलेशंस, देयर विल बी कंट्रोल्स, देयर विल बी यार्डस्टिक्स, देयर विल बी अ प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा ही कोई अपने मर्जी से नहीं कर पाएगा, और एक तरह से प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होते जाएंगे। चाइना को लेकर एक अब सवाल है कि जब चाइना के पास जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो उमेश जी? हाँ, हाँ। जी, उमेश जी, चाइना को लेकर मैं सवाल आपसे कर रही थी कि जब चाइना के पास 1.3 ट्रिलियन का सॉवरेन फंड है और इंडोनेशिया ने 20 बिलियन से स्टार्ट किया, क्या भारत जो ये रेस स्टार्ट कर रहा है थोड़ा लेट नहीं हो गया थोड़ा, या आप कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए? देखिए, सब देर आए दुरुस्त आए, आपकी बात सही है। लेट जरूर हुआ है, बेटर लेट देन नेवर। कम से कम चालू तो हुआ है ना। वी शुड बी थिंकिंग इन दैट व्यू। क्या ये कह सकते हैं कि अब यहाँ से जो शुरुआत हुई है वो किस तरह की होगी? क्या हम आगे इस पूरे मामले पर हम देखेंगे कि कदम साबित होने वाला है? मास्टर स्ट्रोक कहेंगे जो 2047 का जो मैंने कहा था, वो जो एक सपना प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं 2047 का भारत, उसके लिए कितना बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? देखिए, अभी तो 2025 है, और 2047 तक अगर $50 बिलियन अगर हम आज कॉर्पस बनाते हैं साल भर के अंदर, और इसको कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, आप ये देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। हम आज $4.2 ट्रिलियन है, और 2047 तक बहुत लोगों ने बोला है 20 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। तो ग्रोथ तो हमारे साथ में है। अगर हमारा इनपुट कॉस्ट भी कम होता है थ्रू स्ट्रेटेजिक एक्वायरिंग ऑफ दिस एसेट्स, तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट देश को मिलेगा। देश को एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू मिलेगा। हम अपना जो डेफिसिट है वो एक तरह से नैरो डाउन कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता ही है, और इससे कॉस्ट कम करने से आपका डेफिसिट भी लॉन्ग टर्म में अपने आप कम हो जाएगा। ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये एक बड़ा और बेहतर प्लान है, आने वाले समय में भारत की जो इकॉनमी है उसको और मजबूती प्रदान करेगा। देर ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन ये एक दुरुस्त प्लान है और भारत को और मजबूती प्रदान करने वाला है। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ आपने चर्चा की और सभी सवालों का आपने काफ़ी खुलकर और फैक्ट्स के साथ जवाब दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम, उमेश जी।